उसके कुछ आपको क्लैरिटी के लिए कुछ तैयारी मैंने की है, हो सकता है आपके काफ़ी काम में है। डेफिनेशंस वगैरह पर नहीं जाते हैं। जीएसटी एक्चुअली कैसे लग रहा है कॉमर्शियल के अंदर, मिक्स प्रोजेक्ट के अंदर और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर। अप टू 15% कॉमर्शियल भी है, उसको हम बाकी अगर रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ही मानेंगे, उस पर वही 5% और 1% का सिस्टम है। क्लियर है? और जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जिसमें 15% के एबव आपका कॉमर्शियल प्रोजेक्ट अगर होता है तो कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल मिक्स प्रोजेक्ट हो जाता है। कॉमर्शियल को अलग करेंगे और रेसिडेंशियल को अलग करेंगे, यानी कि मान लीजिए कि टोटल प्रोजेक्ट आपका मान लीजिए कि 100 स्क्वायर फीट का है और 40 स्क्वायर फीट आपका रेसिडेंशियल है और 60 कॉमर्शियल है, तो सारा प्रोविजन 40 और 60 के बीच में चलेगा। मतलब एरिया के हिसाब से सारा कैलकुलेशन करना है, मिक्स में और रेसिडेंशियल में उस प्रोपोर्शनेट में सारा प्रोविजन चलता है। डेफिनेशंस वगैरह पे नहीं जाते हुए सीधे हम आते हैं टैक्स रेट। चौथा स्लाइड। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर हम जानते हैं 12% आपका 18% है, लेकिन 1/3 आपका लैंड का पार्ट हो जाता है, तो 12% के ऊपर जो भी रेवेन्यू आ रही है उसके ऊपर 12% के हिसाब से लाइट पहले होगा, लाइट पहले, इसके बाद थोड़ा सा पहले नहीं इसके पहले चार्ट के हिसाब से काफी आसानी हो जाएगी आपको समझने में। अगर कंप्लीट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है कोई दिक्कत नहीं, 100% तो सिस्टम पे आपका 12% जो भी रेवेन्यू उस पर लगेगा। अब इसमें बात आती है डेवलपमेंट राइट्स। डेवलपमेंट राइट दो पार्ट में है, या तो आप उसके प्रोपोर्शनेट लैंड के प्रोपोर्शनेट आप उसको प्रॉपर्टी दे देते हैं, एसेट को दे देते हैं, दूसरा कैश पे प्रीमियम देते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में एज एंड व्हेन आप कैश में प्रीमियम देंगे आपको जीएसटी आरसीएम बेसिस पे पेमेंट देंगे, और वो आरसीएम ऑटोमेटिक आप जो रेवेन्यू रिसीव कर रहे हैं उससे एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए लेकिन आपको आरसीएम बेसिस पे ध्यान रख के चलना जो भी प्रीमियम है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका जीएसटी बच गया वो सारा जीएसटी आपका क्या होगा, आपको रिवर्स प्रोजेक्ट बेसिस पे। इसलिए इसकी पहले हम लोगों ने बात की थी, प्रोजेक्ट बेसिस पे आपका कॉस्ट सेंटर होना चाहिए। जीएसटी पे बेसिकली वही डिमांड है, और कॉमर्शियल आपका है जो भी पोर्शन है। अगर मान लीजिए अभी मैंने रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल की भी बात की है, उसके अंदर जो प्रोपोर्शन कॉमर्शियल का है उस पर आप 12% का देते हुए निकल जाएंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, और जो बाकी का पोर्शन बचता है यानी कि 40% जो रेसिडेंशियल वाला जो भी आपका इनपुट है उसको आपको फॉरवर्ड करना है। या तो आप टोटल पे 12% ले लीजिए, लेकिन अब 12 लेंगे तो क्या है, मार्केट में लोगों को, कंज्यूमर आपका है उसको मालूम है कि हमको 5% और 1% का रेट चल रहा है, आप 12 कैसे ले रहे हैं। अल्टीमेट बेनिफिट किसको हो रहा है वो आपको पता चलेगा, क्योंकि आज के दिन अब आपके बात कमर्शियल को होगी बात, अब मिक्स की भी बात होगी, अब रेसिडेंशियल पे आते हैं। रेसिडेंशियल की भी दो कैटेगरी है, अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का सीधा सा मतलब है हमारे झारखंड के लिए जो कारपेट एरिया है वो 90 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, और उसकी टोटल कॉस्ट है वो 45 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपका वो अफोर्डेबल नहीं होगा, और 5% लगेगा। जो अफोर्डेबल है उस पर 1%। पहले कुछ क्राइटेरिया था कि इतना होना चाहिए, 50% अफोर्डेबल तभी हम देंगे। आज के दिन ऐसा नहीं है, आपका अगर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक फ्लैट में अफोर्डेबल है तो उस पर 1% भी लगेगा। अब आती है बात आरसीएम की, तो जो भी आपका इनपुट है इस पे 1 रुपए का भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा। 1/3 ऑफ लैंड वाला भी प्रोविजन नहीं है, सब आप लोग जानने प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हमने इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई जब आपका कंप्लीशन नहीं आया है उस बीच में जो भी आप बुकिंग कर रहे हैं उसको तो आप कस्टमर से कलेक्ट करें, और आपको ये मालूम है जब आपका कंप्लीशन कंप्लीट हो जाएगा तो उस प्रोजेक्ट को आपको क्या करना है, क्योंकि वो फिर आपका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर आपको जीएसटी कलेक्शन भी करना है। लेकिन
यही एक बहुत बड़ी बात है कि जो फ्लैट बच गए, चाहे आपके हाथ में हो चाहे लैंडलॉर्ड के हाथ में हो, उस पर वो 5% और 1% आपको आरसीएम में जमा। बात समझ में आई? यानी कि आपके जितने भी फ्लैट बन रहे हैं डेवलपमेंट राइट्स वाले केस में, आपको जो भी फ्लैट बच गए सबके ऊपर आपको जीएसटी। अभी तक तो नहीं लिटिगेशन आ रहे थे, अभी 1-2 महीने के अंदर लिटिगेशन आना शुरू हो गया है लैंडलॉर्ड और बिल्डर्स के नाम पे। आपको मालूम है कि जीएसटी का जो लिटिगेशन है 5 साल के अंदर में आता है, तो पहले 2-3 साल तो हम खूब मजा लिए, हम लोग मालूम नहीं पड़ा क्या है नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बिल्डर्स के केस में क्या हो रहा था, जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन हो गया, तो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो गई, तो माना जाता था कि अब जीएसटी का कोई मामला नहीं है, जो मामला है सब। लेकिन अब ये मान के चलिए जो भी फ्लैट आपके पास में है उस फ्लैट पे आपको जीएसटी देना है, कैलकुलेशन। वो कैसे हो कैलकुलेट करेंगे? अदरवाइज फर्स्ट स्टेज पे उसका कैलकुलेशन है वो 80% के हिसाब से, यानी कि जो भी डेवलपमेंट राइट आपको मिला है उस पर 80% देना, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल। कमर्शियल के केस में आउटराइट पेमेंट करना है आपको कैश के बेसिस पे, और आपका जब रेसिडेंशियल में कैश आता है तो एट द एंड में देना है, एंड का कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है वो। ये बात यहाँ पे क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो? 1% 5% में आपका वहाँ पे डेवलपमेंट राइट है ही नहीं ना, आपका अपना लैंड है, बनाइए और बेचिए, बनाने के बाद बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप अपना घर बनाते हैं वैसे बनाइए। अब इसमें एक बात और क्लियर कर दे, उसका क्वेश्चन। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, 5% और 1% वाला जब हम प्रोविजन अप्लाई करते हैं उस केस में परचेज के ऊपर कंट्रोल है गवर्नमेंट का, कि भाई आपको टोटल परचेज का अगर 100 रुपये का पूरे ईयर वाइज बेसिस पे है, पर ईयर जो भी आप काम कर रहे हैं, पर ईयर में टोटल परचेज आपका 80% रजिस्टर्ड डीलर के साथ होना चाहिए। ठीक है? हाँ जी, बालू रजिस्टर्ड डीलर नहीं मिलता तो उसके ऊपर भी टैक्स है 5% का, 5% का टैक्स है, इसलिए आप नहीं बोल सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड मिलेगा और उसमें रॉयल्टी है। हम लोग अभी बना ले रहे हैं, पता नहीं चल रहा, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो जो रॉयल्टी है उसके ऊपर तो कैलकुलेशन करके लग रहा है कई जगह, तो आप बालू कहाँ से लाए वो सब कैलकुलेशन हो जाएगा कितना बालू लग रहा है। इसलिए कोशिश करिए कि 80% आपको टोटल परचेज करना है। हो सकता है 40 लाख के अंदर में आपका अनरजिस्टर्ड सप्लायर मिले तो आप वो कंपोजिट वाला उससे आप ले सकते हैं, वो भी रजिस्टर्ड डीलर है, याद रखिए कंपोजिट वाले को भी आप ले सकते हैं। अब इसमें एक और प्रोविजन है कि 80% के अंदर आपको देखना है कि भाई सीमेंट का परचेज का कितना है, उसके अंदर सीमेंट अगर 80% में आप नहीं लेके आ रहे तो जो एडिशनल परचेज होगा सीमेंट के परसेंट पे उसको 28% का जीएसटी आपको आरसीएम में देना पड़ेगा, और 80% से जो भी शॉर्ट कर रहा है उस पर आपको आरसीएम के बेसिस पे 80% का देना। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये सारा कंप्लायंस आपको भी अच्छे करना है, हम लोग रेरा को भी नहीं भाई, मतलब मैंने कहा ना आपके डिमांड पे ये काम कर रहे हैं कि आपको पेनल्टी के लिए ये काम किया जाए। अच्छा, आप नॉलेज के हिसाब से तो रेरा चीज को हम लोग रेरा में कंप्लायंस नहीं करना है ना? नहीं, आप चिंता मत करिए, आपको वहाँ पे कंप्लायंस करें तो उसके लिए इसमें सुमित जी आप लोगों को और हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इसके हिसाब से आप इसमें बढ़िए। 80% अगर आप रजिस्टर्ड डीलर से नहीं लेते हैं तो 20% के ऊपर फिर आपको 20% तक 20 नहीं जो 80 शॉर्ट कर रहा है 80 से 75 लेते हैं तो फिर वो मार आपको लगेगी। 5% जो बच गया आपका टोटल उस साल के परचेज का, उसका 5% पे 80% आपको आरसीएम देना पड़ेगा। तो ये रेरा की तरफ से हम लोग को फ्री एडवाइस दिया जाए। वो आप लोग के कुछ बिल्डर्स नहीं है, उनके एडवाइस पे ये काम होगा, तो हम लोगों ने प्लान किया। पहले वाला पंप के ऊपर में थोड़ा सा सर बम नहीं मांगा जाए, वो आपके बेनिफिट के लिए ही है। अगर आप बहुत सेंट्रल बेसिस पे काम करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, और ये आरसीएम देख रहे हैं। देखिए
एक हम चुटकी ले रहे हैं आपकी। कोई बात नहीं सर, हम भी उसका जवाब दे रहे हैं। क्योंकि अब सर ये लिटिगेशन जो है आपका 3 साल के बाद शुरू हो, अब सारे नोटिस आ रहे होंगे जो उसको कंप्लाइंट कर रहे हैं उनके पास नहीं आ रहे, लैंडलॉर्ड वाले पोर्शन पे तो आ ही रहे हैं। पहले लोग मान रहे थे कि नहीं लगना है, कोई बात नहीं, सब चल रहा है, लेकिन वो नहीं था। उस समय जीएसटी के लोगों को भी नहीं मालूम था, उस समय डिपार्टमेंट को भी नहीं मालूम था ये एक्ट के अंदर प्रोविजन क्या है। सर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो डेवलपमेंट टाइप का कैलकुलेशन वगैरह सब बना है, स्लाइड में आपको दिया गया है। कैलकुलेशन बेसिस को अगर हम समझाने लगे तो कम से कम टाइम चाहिए 25 मिनट। मेन बात ये समझिए कि 5% 1% में कोई भी फ्लैट सब पे आपको टैक्स देना है। जब आप बेचेंगे बनने के बाद में कंप्लीट होने के बाद नए बिल्डर को, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लेना है, अपने पॉकेट से देना है। अल्टीमेटली 7% 8% का जो कॉस्ट पहले भी हम लोग बोलते थे, 7-8% का कॉस्ट आपके पॉकेट से जाना ही जाता है। मित्र जी लैंड ओनर्स भी देंगे वो जो लैंड ओनर को जो आप बिल्डिंग दे रहे हैं, मान लीजिए कि 100 रुपया उस फ्लैट, उसकी कीमत क्या है, जो फर्स्ट बुकिंग कर रहे हैं आप वो कीमत। मान लीजिए कि इसके हिस्से में 5 फ्लैट आ रहा है और 5 करोड़ 1 फ्लैट की कीमत है, 5 करोड़ हो गया। तो वो जो डेवलपमेंट राइट है उसके बदले में आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और लैंड चूंकि आपका लगा हुआ है तो 1/3 पोर्शन लैंड का वाइस है, यानी कि 3.3333 करोड़ रुपए का जो है वो आपको क्या दे रहे हैं, उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ना कि बिल्डिंग दे रहे हैं। ध्यान रखिए, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के अंदर आता है, उस पर 18% आपको देना है। लेकिन रेसिडेंशियल है 5% और 1% का ऑप्शन आया हुआ है, इसलिए जो लास्ट आपका बुकिंग है उसके बेसिस पे 5 फ्लैट का कैलकुलेशन करके आपको देना है। और कैलकुलेशन किया हुआ है आपका लास्ट पेज के अंदर, सेकेंड लास्ट में, अगर बोले तो मैं बता दूँ आसानी से। उसमें वो नहीं बेच रहे हैं, अपने भीतर रह रहे हैं। जिस दिन से उसमें भी ऑन द डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी ऑन द डेट ऑफ नहीं, कंप्लीशन, अगर मान लीजिए फ्लैट बाबा का स्वयं फ्लैट बनाता है, अपना मकान खुद बना के जी सर, 2/3 अपने फ्लैट में तो जीएसटी नहीं देना। 2/3 पे सर आपको टैक्स लगेगा 5%। नहीं, अगर हम अपने जब अपना मकान बनाते हैं ना अपने तो कोई नहीं, तो वहाँ भी तो वो मेरा ही बना अपने हैं, मतलब फ्लैट के मूड में है वो। सर एक क्लैरिटी हम करते हैं यहाँ पे कि जो भी बिल्डिंग बनती है, लैंड जिसका है, मतलब गलती से नहीं होगा, लैंड जिनकी है वो भी लैंड प्रमोटर कहलाते हैं, दोनों ही बिजनेसमैन है, दोनों के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी समान रूप से है। लेकिन वो चूंकि लैंड ओनर एक सेफ है, उसको माना जाता है कि बिजनेस नहीं करता, सारी लायबिलिटी बिल्डर के ऊपर आ जाती है जीएसटी। तो जहाँ पता है कि जब जीएसटी लगेगा वो जब सेल कर रहा है, अगर लैंड ओनर अपना प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहा वो उसके लैंड की कीमत समझ को मिल रहा है, तब हम सेल ही नहीं करेंगे, उसमें हम खुद रहेंगे। जब अपना फ्लैट घर बना कर रहते तो घर में फ्लैट में रह रहा तो भी सर 2/3 तो भी सर आप अपनी जमीन हम लोग को देगा। पेपर में जिस दिन वेटर आपको देगा उस दिन आपसे जीएसटी लेके उसको जमा करके देना है डिपार्टमेंट। वैसे है ना, समझिए। बिल्कुल सर, वो सर्विस हम हमारे सर्विस आपको मिल रही है ना। ऐसा है कि इस एग्जाम्पल को हम देखें तो काफी क्लियर अगर आप अपनी जमीन पे कर रहे हैं तो उस पर करिए। हाँ, जो फ्लैट मुझे मिला उसका मैं वर्क फ्रॉम फ्लैट करके दिखाऊंगा सबको। अपार्टमेंट है, टोटल 12 यूनिट का अपार्टमेंट डेवलपमेंट के ऊपर गया हुआ है। 5 यूनिट लैंड ओनर शेयर में चला गया और 7 यूनिट बिल्डर के पास है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो गया। अब ये समझिए कि जब बुकिंग फर्स्ट बुकिंग जो हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट बुकिंग जो हो रही है उस समय के वैल्यूएशन पे लैंड ओनर का जो राइट है उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। डेवलपमेंट राइट वैल्यू ऑफ यूनिट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट बुकिंग 1 करोड़ की है और जो लास्ट बुकिंग हमारी सबसे लास्ट में जो बुकिंग हुई है वो 1.2 करोड़ की हुई है और टोटल अनसोल्ड यूनिट जो डेवलपर के पास बच गई है वो 3, यानी कि 7 में से 3 बची है। अभी हम उस 5 की बात ही नहीं कर रहे। तो
तो जो 7 के साथ होगा, जो बाकी 3 के साथ होगा, वही 5 के साथ होगा, अगर वो अनसोल्ड रह रही है। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन सेल हो गया तो जीएसटी तो कलेक्शन हो ही गया है। तो हम लोग इसी से समझ ले, टोटल अनसोल्ड यूनिट ऑफ डेवलपर शेयर एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन, रिसिप्ट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। जीएसटी में फर्स्ट ऑक्यूपेंसी कोई माना जाता है, रेरा में हम लोग कंप्लीशन कोई मानते हैं, ध्यान रखिए। कंप्लीशन कोई नहीं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को मानते हैं, ध्यान रखिए। अब कैलकुलेशन में आते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट राइट कितना होगा? 5 यूनिट दे रहे हैं, फर्स्ट डेट जिसका बुकिंग रेट है हमारा उसी डेट से लेके, क्योंकि आगे चलते बिल्डर जमीन दिया है तो उसको लास्ट डेट कैसे ले, देते तो लास्ट में ही है, लेकिन हम उसका वैल्यूएशन पहले नहीं करते क्योंकि हमारा लॉयल्टी प्लान नहीं है। उतना रिलैक्सेशन गवर्नमेंट बोलिए दे दो उसको। 5 करोड़ का यूनिट हो गया, 5 यूनिट इंटू 1 करोड़ 5 करोड़ का उसका वैल्यूएशन हो गया जो हम बना के उसको दे रहे हैं। यानी कि जो लैंड का जो राइट अपने को मिला है उसकी कीमत कितनी है? 5 करोड़ की। लेकिन इनकी इसमें क्या है, लैंड का भी कॉस्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1/3 कर देते हैं। 1/3 करके हम कैलकुलेशन करेंगे। अब टीडीआर का कैलकुलेशन देखिए, मैंने बताया हुआ आपको कि जो भी वैल्यूएशन है टीडीआर वो 18% से ही होता है। रेसिडेंशियल होगा तो 18% से आपको देना पड़ेगा, कैश को पहले देंगे, बाकी जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा तो बाकी बिल्डिंग वाले पोर्शन पे। क्लियर है? कैश पे जो भी प्रीमियम आ रहा है, जैसे 100 रुपया अपने को बोले नहीं, आपको 1 करोड़ का एडवांस में चाहिए टीडीआर अलग, और वो रिफंड नहीं हो, टीडीआर अलग देना है, अनसोल्ड इन्वेंट्री पे अलग देना है। हाँ? टीडीआर पे अलग देना है और अनसोल्ड इन्वेंट्री पे अलग देना है। अलग ही देना है, ये कैलकुलेशन है। आप पहले कैलकुलेशन करके रख लीजिए कि आपका मैक्सिमम लायबिलिटी आपकी कितनी होगी, 90 लाख रुपये इस 5 फ्लैट पे। ये 5 फ्लैट का डेवलपमेंट आएगा, उसका जीएसटी का बर्डन है। नहीं, इस पे 18% होगा। अरे भैया तो नीचे आने दो ना, वही तो बात है नीचे। अब चूंकि रेसिडेंसी कमर्शियल में है तो आपको देना पड़ जाएगा, कैश है तो प्रॉम्प्ट उसी महीने में दे दीजिए आप, कैश नहीं है तो कंप्लीशन होगा तो बिल्डिंग वाले एरिया को दे दीजिए। अब आती है बात कहाँ पे, अनसोल्ड फ्लैट। अब देखिए आप लायबिलिटी ऑफ बिल्डर अंडर आरसीएम ऑन अनबुक्ड फ्लैट, तो ये 0.23 0.9 करोड़ का क्या है, 25% उसका बच गया। टोटल का टोटल टीडीआर कितना था उसका, टोटल टीडीआर 5 करोड़ का, उस पर बर्डन 90 लाख रुपए का, लेकिन उसमें अनसोल्ड तो 25% ही रह गया। टोटल 12 में से 3 बच गया तो 25% बच गया ना। आपका 20% टोटल इन्वेंट्री की 25% इन्वेंट्री बच गई, तो हमारी लायबिलिटी कितनी होगी, 90 लाख की 25%, यानी कि 18 लाख रुपए को देना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि एग्जम्पशन मिली हुई है कि भाई हमारा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो रेसिडेंशियल के केस में अपने क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर अब आप आते हैं। जब लास्ट में वैल्यू बच गई है, द बिल्डर हैज टू पे। अब अपर कैप क्या है, अपर कैप का आपका हो गया 18 करोड़ 18 लाख रुपया। लैंड ओनर हैज टू पे, वो तो मैंने द बिल्डर हैज टू पे लोअर ऑफ 0.23 करोड़ लाख और 0.18, यानी कि ऊपर से जो कैलकुलेशन हमने जो 18% के बेसिस पे लाया उसके ऊपर वैल्यूएशन हमारी कितनी हो रही है। शुरू में पहले डे ऑफ बुकिंग के डेट पे हमारी लायबिलिटी बन जा रही है 23 लाख रुपए की, लेकिन जब पेमेंट करने की बात आ रही है ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन, हमारा जो लायबिलिटी है एग्जम्पशन के बाद जो 5% वाला रेट है उसके बेसिस पे 18 लाख हो रही है। अब दोनों में जो कम है वो आपको, दोनों में जो कम, इसलिए 18 वाला बात हट गया, 5% या 1% वाला मामला रह जाएगा। अगर 1% है तो 1% लगेगा, 5% है तो 5% लगेगा, या 5% से हमने कैलकुलेशन किया। ये पिक्चर एकदम क्लियर नहीं। कमर्शियल में अगर आप मेरे को ये बताइए, 5 करोड़ का कमर्शियल प्रॉपर्टी का वैल्यू है, लैंड ओनर को कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5 करोड़ रुपए का हिस्सा उसको मिला एज ए लैंड ओनर कमर्शियल प्रॉपर्टी। जैसे क्लोजिंग हो गया तो आपको पेमेंट कर ही रहे 18% का सर, उसको कुछ नहीं, 5 को नहीं देना उसको, मैंने देखा है। तो समझ नहीं आना मुझे। 18% जो भी उसने अपनी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बेची, उसने अपनी 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कमर्शियल की बात, कमर्शियल यूनिट 5 करोड़ का वैल्यू का उसको आपको मिला। और उस पे बात सुन लीजिए,
उस पर सारा का सारा तो टैक्स आप दे चुके हैं गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन और एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। कैसे दे चुके हैं? क्या बिल्डर ने दे रखा है? बिल्कुल। तो हमें नहीं देना है। टोटल पे डेवलपमेंट राइट पे आप दे चुके हैं, जैसे यहाँ पे 0.3 लाख 0.9 लाख यहाँ पे देख रहे हैं ना 90 लाख, यहाँ जैसे आप 90 लाख देख रहे हैं ना। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। मैं लैंड ओनर हूँ, मुझे आपने 5 यूनिट और वो कमर्शियल है, मैंने 1 रुपये का माल बेचा नहीं और आपने मैंने की ले लिया है। आप मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई आपको GST देना होगा। नहीं देना होगा, 1 रुपया भी नहीं। 18% के प्रूफ आप राइटिंग में दे सकते हो। आप ऑलरेडी 18% पे सारा काम कर चुके हैं सर, गवर्नमेंट आपसे 18% ले चुकी है सारे काम। ये बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात कर रहे हैं, तो जो लैंडलॉर्ड को कंस्ट्रक्शन सर्विस दवा कर चुकी है गवर्नमेंट को, तो इस सिस्टम कब कर दिया हमने? एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। सपोज एक बार सुनिए, 2 तरह से एग्रीमेंट होता है ना आपका। एक तो कहा जाता कि आप एग्रीमेंट करिए 50-50 देंगे, और दूसरा क्या है आपको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा जो नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल 5 करोड़ है, ऐसे ऐसे देंगे आप। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही है। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड आपका कमर्शियल 5 करोड़ रुपए का माल मिला, कमर्शियल मिला। हमने दिया था 30 करोड़ रुपए का माल मिला, उसमें 15 करोड़ रुपया बिल्डर के अकाउंट में गया, 5 करोड़ का मैंने अपना माल बेचा नहीं, वो काइंड ऑफ मेरे को यूनिट मिल गई। अब उसके ऊपर में जो 18% में 1/3 तो लैंड का चला जाता है, 12% का जो GST देना था, तो वो लैंड ओनर को बिल्डर को पे करना होगा या मैंने बिल्डर वो नहीं देना, वो लैंड ओनर नहीं देना। 5% और 1% में ही है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है वो समझ लीजिए। हाँ कंस्ट्रक्शन आप क्या दे रहे हैं, डेवलपमेंट राइट के अगेंस्ट में कुछ दे रहे हैं। 1 मिनट, 1 लाख खाली क्लियर कर देते हैं। गैस का जो प्रीमियम आ गया, हाथ के हाथ पेमेंट आपको 18% ले लेगा वो। सर, एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे लैंड ओनर को 5 करोड़ वर्थ की प्रॉपर्टी मिल रही है, ही इज रिपेयरिंग, whether the landowner has to pay any tax to the builder or हाँ not. तो मैंने कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो सर, डेवलपमेंट कैसे नहीं देना होगा सर? कमर्शियल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज तो है ही नहीं, कंस्ट्रक्शन सर्विस का टैक्स तो बिल्डर को देगा सर। सर इसका कोई नोटिफिकेशन है कि उनको नहीं देना पड़ेगा? सर नहीं सर मेरी आप बात सुनिए, भी तो प्रॉपर्टी दे रहे हैं ना, कहाँ से दे रहे हैं? तो सारे डेवलपमेंट टैक्स पे तो 18% लग गया आपका, सर तो दोबारा देंगे क्या? अब आपका सर कहना है कि कंस्ट्रक्शन सर्विस यहाँ पे आई नहीं है। हो गया ना, डेवलपमेंट राइट पे कैलकुलेशन हो गया 18%। लैंड ओनर से इसका टैक्स कहाँ से? यहाँ तो पहले ले लिया गया, उसको देने के पहले आपसे ले लिया गया। एक तो गैस वाला तो हाथ क्या ले लिया गया, तो लैंड प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है। ओके, इसमें अभी बातों में कोई विशेष बात नहीं, ये इतना ही है, कंप्लीट होने पे आपको देना है और यहाँ हैंडओवर होने पे बातों में कंप्लीट होने पे नहीं आ रही है। कंप्लीट होने पे जो आपका डेवलपमेंट राइट का जो पोर्शन है, जिसके बदले में आप उसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उतने पोर्शन को तो आपको दे देना 18%। मेरा वही कहना है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं देना है वाली बात नहीं है। यहाँ ये लोग समझ रहे हैं कि लैंडरों को जब मिल रहा है तभी वो देगा। आप ये बात समझिए, 5% वाला क्या खेला गवर्नमेंट रियलिटी है इसमें। एक लाइन और बता देते हैं आपको, 5% और 18% का क्या 5 और 1 में झंझट इसलिए है कि गवर्नमेंट को पैसा कलेक्शन बहुत कम हो रहा है। RCM आपका सारा पर्चे 80% GST करवा रही है कि नहीं करवा रही है? 5% से लेकर 28% का परचेज आपका हो रहा है, कोई RCM उस पर कोई आपका इनपुट है क्या उस पर? उसके अलावा जितनी भी इन्वेंट्री सब पे 5% या 1% देना है, चाहे आपके हाथ में हो चाहे आप पहले बुकिंग करते हो। गवर्नमेंट कहीं से 18% जो रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट को आप पूरा टैक्स देगा। चलिए, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और इस पे आपको ITC भी मिलेगा। नेक्स्ट मॉडल सर, just one query. Sir, my name is Bhanu. I am from Deoghar. Just I have a question. If I am a builder, अगर बिल्डर और लैंड ओनर इसमें 20 फ्लैट का वो अपार्टमेंट प्रोजेक्ट पास हुआ है और 10 फ्लैट उनका है, 10 फ्लैट मेरा है, हमने अपना बना के बेच दिया और वो उसने नहीं बेचा और मैंने OC ले लिया म्यूनिसिपल से और म्यूनिसिपल एज अ रूल मैं आपको और वहाँ जमा कर दिया। जो अनसोल्ड प्रॉपर्टी उनका जो नहीं बिका तो ही इज लायबल फॉर 5% GST और आई एम लायबल फॉर 5% GST। लायबिलिटी तो लैंड ओनर की है,
लेकिन आपसे वसूली इधर पर agreement- जीएसटी नंबर सारा जीएसटी नंबर तो आपका है, लैंडलॉर्ड तो लिया हुआ नहीं है। मान लो अगर सर अगर इन अ मीट जबकि कायदे से देखी जाए तो जीएसटी जो है लैंडलॉर्ड को भी लेना है। सर इन अ मीट में वो बेचते हैं अपना प्रॉपर्टी कोई फ्लैट को, उस केस में तो जीएसटी कलेक्शन कर ही रहे ना कंस्ट्रक्शन दुनिया में, वो जीएसटी क्लेम करेंगे, लेकिन लाइबिलिटी आप ही की है कि आप कलेक्शन करके उसको करेंगे। करके जमा लेकिन इसमें बेहतर ये है कि आप उस केस वो डिपेंड करेगा आपका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किस प्रोसेस पे है। अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन लैंडलॉर्ड भी अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि उसको भी जीएसटी नंबर दिलवाइए। ओके ये तो आपका जो है बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉब्लम होगी इनकम टैक्स में। ओके सर, आई गॉट इट। द सेकंड क्वेश्चन सर, एक सर्विस मेरा ये कहना है कि जीएसटी से ज्यादा रेरा के ऊपर हम लोग नहीं सर, आ रहा हूँ सर, मैं उसमें जा रहा हूँ। एक सर्विस टैक्स जीएसटी में लैंड ऑनर से उसको बना के दे रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, उसका भी कोई जीएसटी होता है क्या सर? वही तो है 2/3 वैल्यू 100 रुपये। सर पास कराने में और जो उसको मैंने पैसा दिया हुआ है नॉन रिफंडेबल, तो या क्या सर वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में काउंट होगा? आप उनसे पर्सनल मित्रजी से लिए हुए, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिएगा तो कितना देंगे वो? तो इसलिए अभी उन्होंने आपको